लेट्स स्टार्ट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ एजम्पशंस को देखा था कि हमारे पास जो डेट है और इक्विटी, सिर्फ ये दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे, टैक्सेस नहीं होंगे, अर्निंग्स जितना भी होंगी वो डिविडेंड के तौर पर पे हो जाएंगी। और उसके बाद हमने ये कहा था जी कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, जो टोटल है उनका, और टोटल फाइनेंसिंग जो है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ मिक्स जो है वो चेंज हो सकता है। और हर एबीआईटी जो है लेवल पे वो सेम होगी, यानी आपकी फर्म डेट यूज कर रही है या डेट यूज नहीं कर रही, तो क्या होगा, एबीआईटी सेम होगा। ट्रांजैक्शन कास्ट कोई नहीं होगी, यानी इशुएंस कास्ट ऑफ डेट और इशुएंस कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कोई आपकी कास्ट नहीं होगी। उसके बाद है जी डेट जो है उसकी जो लाइफ है वो परपेचुअल होगी, मैच्योरिटी डेट नहीं होगी। ये भी एक assumption है। इंडिविजुअल एंड कंपनीज कैन बारो एट द सेम रेट, और इन्वेस्टर इज indifferent between personal and corporate borrowing. Debt is risk free and cost of debt remains constant at each level of gearing. बिजनेस रिस्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। इन तमाम एजम्पशंस में बहुत सारी एजम्पशंस ऐसी हैं जो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस हैं, जो कि इन रियल जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन हमने एक थ्योरीज को प्रूव करने के लिए कुछ एजम्पशंस को फॉलो करना होता है। जैसा कि अब एमएम की थ्योरीज में हमने देखा कि प्रोपोजिशन 1 जो था वो यही था कि आप कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शन ले लें तो आपके जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं कि इररेलेवेंस थ्योरी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेसिकली, इररेलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इररेलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि आप जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ कर लें, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि भाई, ये मैं वर्ड लिख रहा हूँ कि भाई ये कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शन अच्छा है और ये कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शन अच्छा नहीं है, तो हम ये कमेंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोर्शन या दिस प्रोपोजिशन। तो यानी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नो कैपिटल स्ट्रक्चर, नो कैपिटल स्ट्रक्चर is any better or worse than any other capital structure। तो हम ये कमेंट इसके ऊपर नहीं कर सकते। राइट जी। उसके बाद ये हमने डायग्राम देखा था जिसमें कोशिश की थी कि आपको ये समझा दूं कि किस तरीके से हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है एट ईच लेवल ऑफ डेट रेशो, बेशक हमारे पास डेट इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, वो राइज हो रही है, क्योंकि रिस्क ऑफ जो इक्विटी होल्डर्स है उनका रिस्क बढ़ रहा है। इस वजह से जो ओवरऑल वैक है, कास्ट ऑफ कैपिटल है, वो क्या है, मेंटेन रह रही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगेन मैं आपको एक दो बातें रिकॉल करवाता जाऊं। हमने दो चीजों को देखा था कि वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, या तो वैक डिक्रीज हो जाए, और या तो क्या है कि हमारे पास जो फ्री कैश फ्लोज हैं, जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और फिर हमने ये भी कहा है अभी कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसके हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी और प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि दो सोर्सेज हैं सिर्फ जिनको हम यूज कर सकते हैं ताकि वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट हो सके। अच्छा जी, अब हमने यहाँ तक की जो बात की एमएम प्रोपोजिशन 1 की, एमएम प्रोपोजिशन 1 के थ्रू इसको अगर हम प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे कि भाई नो इफेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये बेसिकली किया जाता है होम मेड लेवरेज के थ्रू, होम मेड लेवरेज के थ्रू। ये इम्पॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है और ये आपके एग्जाम में भी एक दो दफा आ चुका हुआ है, होम मेड लेवरेज के थ्रू। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके अजम्पशंस के थ्रू, जो हमने अभी अजम्पशंस ऊपर डिस्कस किए हैं, हम क्या कर सकते हैं कि उसको खत्म कर सकते हैं उसके इफेक्ट को। तो हम ये देखते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं है ऑन द वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन भी आगे करवाता हूँ आपको। और दूसरा ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं
जो इन एजम्पशंस के लिए यूज होंगे, ये हम आज न्यूमेरिकल करेंगे इसके रिलेटेड। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये मैं आपसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये उन्हीं एजम्पशंस को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। अच्छा जी, अभी हमने कहा जी कि जो वैल्यू ऑफ डेट है, इसको हम कुछ बुक्स में वी के नाम से देखते हैं और कुछ बुक्स में बी के नाम से जानते हैं। ये मैं सिर्फ आपको सिंबल्स बताना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ डेट, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लिखा हुआ है, तो ये आपको सिंबल से पहचानना होगा। उसके बाद दूसरा डेट के रिलेटेड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या होगी, वो क्या है, कास्ट ऑफ डेट, के डी। इसको हम आर बी भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में के डी होगा, कुछ बुक्स में आर बी लिखा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ डेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वैल्यू ऑफ डेट को यानी बी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है इंटरेस्ट ओवर के डी। ठीक है, अब ये हम किस बेस पे लिख रहे हैं, ये फार्मूला वैल्यू ऑफ डेट का। वैल्यू ऑफ डेट के डिफरेंट फार्मूलाज और भी हैं, लेकिन हमने अभी एजम्पशंस एक देखी है कि डेट जो है वो क्या होगा, परपीचुअल होगा। ठीक है, परपीचुअल डेट होना चाहिए इस डिसीजन में, इन थ्योरीज में। ठीक है, इस एजम्पशंस को फॉलो करने के लिए हमने ये जो फार्मूला लिखा है, परपीचुअल डेट अगर कोई होगा तो उसकी जब हम वैल्यू ऑफ डेट यानी कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला यही होगा, यानी बेसिकली आई ओवर के डी, यानी कास्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो ये आप अपने जहन में रखिएगा और इन चीज़ों को देखते जाएगा गौर से। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमें के डी फाइंड करना पड़ जाए तो फिर हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। के डी यानी अगर हमें आर बी फाइंड करना पड़ जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट 1 माइनस टी टैक्स रेट एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट या बी। यानी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये अगर फार्मूला हमारे पास वैल्यू ऑफ डेट का था तो हमने वैल्यूज को इंटरचेंज किया है। ठीक है, के डी को फाइंड करने के लिए। तो ये आपके सामने ये डेट के रिलेटेड फार्मूलाज हैं जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं दूसरी साइड पे, इक्विटी की। जी, इक्विटी की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला फार्मूला है वो है कास्ट ऑफ इक्विटी, या पहले हम ये लिख लेते हैं, चले वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको हम एस भी कह सकते हैं। किसी बुक में कैसे लिखा होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। उसके बाद दूसरे नंबर पर कास्ट ऑफ इक्विटी, के ई। ठीक है, इसको हम आर एस से भी नाम दे सकते हैं। कुछ बुक्स में कैसे होगा, ये इसलिए सिंबल्स में आपके सामने लिखता आ रहा हूँ, कास्ट ऑफ इक्विटी। अब हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये वैल्यूज हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी या एस जिसे हम कह रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका फार्मूला है बेसिकली वो है डिविडेंड, या इसको मैं D1 लिख रहा हूँ, डिविडेंड पूरा नहीं लिख रहा, D1 लिख रहा हूँ, और के ई माइनस जी, इन केस के अगर ग्रोथ है तो। ठीक है, और अगर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर हमारे पास, यानी जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ है, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, डिविडेंड और के ई, यानी ये हमारे पास बेसिकली वैल्यू ऑफ इक्विटी का जो है वो फार्मूला यूज होगा, डी ओवर के ई, यानी डिविडेंड और कास्ट ऑफ इक्विटी। ये कैसे होगा और क्यों होगा, ये हम इसके ऊपर भी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास कैसे जो है ना सामने आया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास फार्मूला कास्ट ऑफ इक्विटी का, कि हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी RS। तो इसका नॉर्मल फार्मूला क्या होगा, देखें ये इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यू, डी वही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्निंग्स ओवर वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, और इसे नेट इनकम भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब देखें कोई भी टर्म यहाँ पे यूज हो सकती है जब आप इनको सॉल्व करते हैं या कम्प्लेक्सिटी फील करते हैं। अब ये सारी बातें क्या एजम्पशंस में से आई हुई है। हमने क्या कहा था एजम्पशन 2 के अंदर, अगर मैं आपको थोड़ा सा एजम्पशंस पे ले जाऊं कि सॉरी एजम्पशन 3 पे, अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100% डिविडेंड। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास नेट इनकम है वो हमारी अर्निंग्स है, वही हमारा डिविडेंड है ऑलरेडी, क्योंकि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी हमारी अर्निंग्स होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी एज डिविडेंड। तो हम नेट इनकम लिखें या डिविडेंड लिखें, बात तो एक ही होगी। तो ये आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है। उसके बाद अभी मैं फर्दर इसको लेके चलता हूँ। अब तीसरा जो अहम पहलू है, ये पहले हमने डेट को देखा, फिर इक्विटी को, और उसके बाद हम बात करें वैल्यू ऑफ फर्म, VF। ठीक है, तो अभी हम ऊपर पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। देखो कि भी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो किस चीज़ के इक्वल है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाता है। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इनको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अब देखें कि किस तरीके से हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट हो जाती है। ये अभी हम जरा करते हैं इसको। ये देखें, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अब जरा आप गौर से देखते जाइएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी का हमने फार्मूला ऊपर क्या लिखा है कि डिविडेंड ओवर के नॉट या के ई सॉरी कास्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं कि जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ये देखिए मैं इसको किस तरह से लिखता हूँ, या पहले मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर लूँ कि ताकि आपको जरा आसानी के साथ समझ आ जाएगी। मैं डेट पहले लिख लेता हूँ और इक्विटी बाद में लिख लेता हूँ ताकि आपको जरा थोड़ा सा आसानी के साथ समझ आ जाए। वैल्यू ऑफ डेट और फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ डेट का हमने फार्मूला क्या लिखा है ऊपर, इंटरेस्ट ओवर के डी। आप देखें जो हमने लिखा है मैं वही उसी को दोबारा लिख रहा हूँ। ये हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स बना लूँ तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ डेट का फार्मूला आ गया। वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ओवर के डी। जबकि हमारे पास जो फार्मूला है वैल्यू ऑफ इक्विटी का, तो उसको मैं देखें किस तरीके से लिख लेता हूँ, EBIT माइनस इंटरेस्ट ओवर KE। ठीक है, अब इस चीज़ को मैंने क्या लिखा है, बेसिकली वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखें ये अगर इनकम स्टेटमेंट है हमारी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वैल्यू आ गई। इसमें से हमने इंटरेस्ट, अगर डेट है तो इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर हमें टैक्स की वैल्यू निकाल दें, वैसे तो टैक्स जीरो है, चले निकाल दें, तो हमारे पास फिर आंसर क्या कंसीडर होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स जीरो रखा हुआ है। तो सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा देखें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स। सपोज अगर मैं यहाँ 100 लिखता हूँ और ये 10 आ जाता है, तो ये 90 और ये जीरो, तो अगेन मेरे पास ये 90 आ जाता है। तो यही बात मैंने यहाँ लिख ली कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो, उसमें से अगर माइनस इंटरेस्ट कर दें तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, नेट इनकम आ जाती है। तो फिलहाल मैंने इस फार्मूला को ओपन नहीं किया, मैंने इसे यही लिखा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KE। अच्छा जी, इसको मैं अगर थोड़ा सा देखिए शफल करता जाऊंगा कि वैल्यू ऑफ द फर्म इंटरेस्ट प्लस EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय KD
प्लस के ई, यानी कास्ट ऑफ डेट और कास्ट ऑफ इक्विटी। फर्दर मैं देखिए इस फार्मूला को अगर चेंजेस ले आता हूँ, इंटरेस्ट प्लस ये ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर रहा हूँ, प्लस ईबीआईटी आ जाएगा हमारे पास, और प्लस माइनस माइनस हमारे पास इंटरेस्ट हो जाएगा, और नीचे ये जो हमारे पास कास्ट ऑफ डेट प्लस कास्ट ऑफ इक्विटी है, इनको कलेक्टिवली हम वैक कहते हैं या कास्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो इसको जो सिंबल्स हम यूज करते हैं नॉर्मली, के नाट, ठीक है, आर नाट भी या आर वैक भी इसे यूज कर लेते हैं, लेकिन के नाट भी हम इसे यूज करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे देखो इसको चेंज करके के नाट लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, इंटरेस्ट, ये देखिए ये माइनस और ये प्लस का आपस में क्रॉस हो गए, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, ए बी आई टी ओवर के नाट। वैल्यू ऑफ द फर्म अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक फार्मूलाज की लिस्ट बन गई जिसमें आपने देखा कि हम किस तरीके से इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो फैक्टर है बेसिकली जो हमने यहाँ लिखा है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ये देखो ये क्या है यहाँ पे, ईबीआईटी माइनस जब हमने यहाँ से इंटरेस्ट किया तो हमारे पास जो आंसर है वो बेसिकली नेट इनकम बन गया। और हमने क्योंकि कहा हुआ है कि नेट इनकम जितनी भी है वो हम सारी की सारी डिविडेंड के तौर पर दे देते हैं, तो इसका मतलब है हम अपने फार्मूला के अंदर फिर जब इक्विटी की बात कर रहे होंगे कैलकुलेशन में, नेट इनकम ओवर के यूज करें या डिविडेंड ओवर के यूज करें तो हमें कोई इसमें इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूलाज की लिस्ट है, इसको आपने इम्पोर्टेंट वे से समझना भी है, और इसको क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें कोई ना कोई यहाँ से फार्मूला यहाँ से डिराइव होगा और यूज होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने उस प्रोपोजिशन की तरफ जो एमएम ने बताई थी कि भाई जो एमएम की प्रोपोजिशन 1 है वो है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को आप जो भी चेंज कर लें तो क्या है उसका अफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसको उसने प्रूव किया है होम मेड लेवरेज के थ्रू। तो ये मैं भी आपको उसको क्वेश्चन कराता हूँ, तो आपको फर्दर उससे फिर क्लियर हो जाएगी बात। ओके जी, एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो नोट्स मैंने शेयर किए हुए थे और ये आपकी रॉस की बुक में से भी क्वेश्चन है, ये भी मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम इस क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि भाई क्या इसकी रीजंस हैं। स्टार इनकॉर्पोरेशन, a prominent consumer product firm, is debating whether or not to convert its all equity capital structure to one that is 40% debt, यानी 40% डेट है तो अल्टीमेटली 60% फिर क्या होगा, इक्विटी होगा। Currently, there are 5,000 shares outstanding and the price per share is 65. EBIT is expected to remain at 37,500 per year forever. यानी ये जो हमने एक assumption पढ़ी थी कि EBIT चेंज नहीं होगा, तो ये एक तो ये बात यहाँ पे सामने होगी आपके। The interest rate on the new debt is 8% and there are no taxes. Assumptions को अपने ध्यान में रखना है। Number one, Miss Brown, a shareholder of the firm, owns 100 shares of the stock. What is her cash flow under the current capital structure, assuming the firm has a dividend payout ratio of 100%? यानी जैसे हमने ये भी assumptions में इस बात को भी देखा है। उसके बाद है जी, what will Miss Brown cash flow be under the proposed capital structure of the firm? Assume that she keeps all 100% or all 100 of her shares. Third one, suppose Star doesn't convert, but Miss Brown prefers the current all equity capital structures. Show how she could unlever her shares of stock to recreate the original capital structure. For using your answer to part C, explain why Star's choice of capital structure is irrelevant. यानी C stands for यहाँ पे basically third के point of view से है, जो तीसरा नंबर था यहाँ पे C लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ जो है ना हमारे पास सॉल्व हुआ है, और जो सॉल्व इसको हम कैसे करेंगे।
रिक्वायरमेंट 1 के मुताबिक अब जरा देखें, तो उन्होंने हमसे जो है क्या पूछा है सबसे पहले कि करंट जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें उसका कैश फ्लो कितना है। ठीक है, देखिए अगर वो 100 शेयर्स की ओनर है तो व्हाट इज हर कैश फ्लो अंडर करंट कैपिटल स्ट्रक्चर। अब करंट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, देखो आपको ये सारे देखनी है चीजें। करंटली जो है वो क्या है, ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर है। और प्रपोज्ड क्या है, 40% डेट, यानी 40-60 की रेशो हो जाएगी। 40% डेट और 60% क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा। ये प्रपोज्ड है। और करंट क्या है, ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी 100% क्या है, इक्विटी। ठीक है, तो अब इसमें हम जो है क्या देखना चाहेंगे कि वो कितना जो है ना उसका कैश फ्लो है। अब देखें, सबसे पहले जैसा कि हमें पता यहाँ पे कि 100% जो है वो क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशो है। डिविडेंड पे आउट रेशो, तो देखें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, और माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये बेसिकली मेरे पास फार्मूला है कि इसका अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब जरा यहाँ पे इसको मैं जरा आगे लेके चलो, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास कितना है, 37,500। अब उसमें से माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है हमारे पास यहाँ, जीरो है। क्यों, क्योंकि करंट कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑल इक्विटी फॉर्म है, तो ये हमारे पास क्या है, जीरो है। और टैक्सेस भी हमने कहा है नहीं है, तो इसका मतलब है टैक्सेस भी जीरो है। ये देखें, देयर आर नो टैक्सेस, तो इसका मतलब है हमारे पास जो 37,500 है यही हमारी नेट इनकम है। और नंबर ऑफ शेयर्स जो है हमारे पास वो कितना है, फर्म के पास कितना है, 5,000। ये हमारे पास आ जाएगा डॉलर अमाउंट में। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये 7.50 पर शेयर, यानी ये आपकी अर्निंग्स पर शेयर है। ये बेसिकली क्या है, आपकी अर्निंग्स पर शेयर, यानी एक शेयर के बदले में कंपनी की अर्निंग्स क्या है। यानी आपने कंफ्यूज यहाँ नहीं होना कि ये हमने बेसिकली लिखा क्या है, ये फार्मूला के अंदर ये बेसिकली हमारा नेट इनकम और नंबर ऑफ शेयर्स है। लेकिन नेट इनकम कैसे है उसको हमें ये बताना है कि क्या चीज़ नेट इनकम हमारी कैसे बनी। हमने तो यहाँ पे ईबीआईटी लिखा है, तो नेट इनकम कैसे बन गई, ये नेट इनकम ही है और ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक जी। अच्छा, अब हम ये यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास जो फर्म की अर्निंग पर शेयर है वो 7.5 है। तो जो मिस ब्राउन है उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 शेयर्स, ओन्स 100 शेयर्स। अब तो फिर इसके पास जो कैश फ्लो होगा, जो जो इसकी अर्निंग्स होंगी, अब अर्निंग्स का मतलब कैश ही है, क्योंकि हमने कहा था कि जो फाइनेंस है वो कैश पे ही बात करती है, यानी ये उसके पास बेसिकली कैश ही है अर्निंग्स जो है। 100 नंबर ऑफ शेयर्स, 100 नंबर ऑफ शेयर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 7.50 डॉलर्स, तो ये हमारे पास उसकी करंट अर्निंग्स आ जाएंगी जो उसने इस कंपनी से अर्न की है, $750। ठीक है, तो ये हमने सारे वही लॉजिक्स और वही कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने इस चीज़ को देख लिया। ये हमारी रिक्वायरमेंट 1 होगी कि हमें ये बताना था कि उसकी अभी कैश की क्या पोजीशन है या कैश फ्लो जो है वो क्या चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू करंट कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद है जी सेकंड इंफॉर्मेशन में, व्हाट विल मिस ब्राउन कैश फ्लो बी अंडर प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर उनका कैश फ्लो की पोजीशन क्या होगी। रिक्वायरमेंट 2, अच्छा जी, अब उसमें हम देखते हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ या बल्कि मेंशन करता चलूँ कि जो एजम्पशंस थी, ताकि आपको फिर परेशानी ना हो, मैंने बता तो दी है।
एक तो ये एजम्पशन हमने यूज किया कि नो टैक्सेस, ठीक है, और दूसरा ये यूज हुई है कि ऑल अर्निंग्स जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है एज डिविडेंड, यानी हम ये कह सकते हैं अर्निंग्स इज इक्वल टू डिविडेंड। ये हमने एजम्पशंस अभी जो हमने डिस्कस भी की हैं तो मैंने मेंशन भी कर दी है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट 2 के मुताबिक कि कैश फ्लो जो है उसका अंडर प्रपोज कैपिटल स्ट्रक्चर वो क्या है। कैश फ्लो अंडर proposed capital structure। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ये भी ध्यान में रखिएगा पॉइंट अगेन के जो मैं इधर पॉइंट्स लिख लेता हूँ, 100% अर्निंग्स एज डिविडेंड, और ये भी ध्यान में रहे जो प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर 40% डेट और 60% क्या होगा, इक्विटी यानी कैपिटल जो है हमारा, ठीक है। तो ये रेशियो अपने ध्यान में रखना है जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ओके जी, हम बात कर रहे थे कैश फ्लो अंडर प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो मेन पॉइंट्स थे, असम्पशंस थी कि एक तो जो प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है 40% डेट होगा और 60% इक्विटी, और अर्निंग्स जो है हमारे क्या है, डिविडेंड के तौर पर है 100%, ठीक है। और उसके अलावा फिर हम फर्दर एजम्पशंस भी मैं ऐड करूंगा साथ। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास अब वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, जो कि अनलिवर्ड फर्म थी, ये मैं UL लिख रहा हूँ, अनलिवर्ड। अनलिवर्ड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर डेट जो है शामिल नहीं होता, अनगियर्ड और अनलिवर्ड फर्म। तो उसमें वैल्यू जो उसकी फर्म थी वो क्या थी, नंबर ऑफ शेयर्स उस फर्म के कितने थे, और मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी मार्केट प्राइस थी पर शेयर वो कितना थी। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, प्राइस पर शेयर जो है वो कितना है 65 है, और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है उस कंपनी के कितना है 5000 है। तो ऑल इक्विटी है, तो जितना भी उसकी वैल्यू होगी वो यही बन जाएगी, यानी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर उसको फॉर्म के कितना है 5000 शेयर्स, और हमारे पास मार्केट प्राइस जो है वो है $65। तो ये हमारे पास जी टोटल हो गया $325,000, ठीक है। अब जो प्रपोज्ड है वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ डेट जो कि 40% है, और वैल्यू ऑफ इक्विटी या VE क्या है 60% है। अब देखो हमने अभी एजम्पशंस में ये कहा था, मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टोटल जो है, टोटल एसेट डज नॉट चेंज बट मिक्स कैन बी चेंज, बट मिक्स कैन बी चेंज्ड। अब देखो कैसे भला, ये आपके पास अगर बैलेंस शीट है, जब 100% इक्विटी थी तो टोटल एसेट फॉर एग्जांपल 100 थे, और टोटल इक्विटी भी क्या थी हमारे पास 100, यानी ये एसेट हो गए और ये इक्विटी। अब भी हम यही कह रहे हैं कि जो टोटल एसेट्स हैं वो चेंज ना हो, 100 ही रहे, और ये जो इक्विटी है और डेट का मिक्स जो है ये चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल जो है वो इक्वल ही रहेगा। जैसे अब यहाँ पे 40 और 60 की हमने बात की है, ठीक है। तो ये एजम्पशंस को मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब है ये जो 3,25,000 पहले यहाँ पर था, सारे का सारा इक्विटी था, अब इसका 40% यहाँ आ गया और 60% यहाँ आ गया। तो हम इसी चीज को यहाँ लिख देते हैं कि डेट कितना हो जाएगा 325,000 इंटू 40% एंड इक्विटी 325,000 इंटू 60%। हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये डेट की जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास $130,000 और उसके बाद इक्विटी की जो वैल्यू है वो है $195,000। ठीक हो गया जी। अब ये उसकी प्रपोज्ड कैपिटल हम स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं कि उसका कैपिटल जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसका क्या होगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं जी कि ये जब हमने कन्वर्जन की, ये जब हमने कन्वर्जन की कि भाई 40% डेट पे आ गए और इक्विटी पे हमने रेशो कम की, तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया, ये कम्बिनेशन ही चेंज किया ना। तो कम्बिनेशन चेंज कैसे होता है बेसिकली कि हमने, ये मैं इसको प्रोसेस बताता जाऊँ, मार्केट से शेयर रीपरचेज कर लिए, मार्केट से शेयर रीपरचेज कर लिए, यानी शेयर्स ले वापस ले लिए और डेट इशू कर दिए, शेयर्स रीपरचेज कर लिए, ठीक है, और डेट को क्या कर दिया, इशू कर दिया, एंड इशू डेट, ताकि हमारे पास कैश जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, अब देखें अगर हमने 1,30,000 का क्या किया है, जो डेट है वो लिया है, तो इसका मतलब है 1,30,000 के ही हमने शेयर्स जो है वो बेचे हैं, क्योंकि ये टोटल जो सेम है ना। अब 1,30,000 के हमने क्या किया है, जो डेट है, तो इसका मतलब है 1,30,000 के हमने शेयर्स बेचे हैं ताकि वो डेट से आपस में इक्वल रहे। और एक शेयर की जो प्राइस है वो हमारे पास कितना थी जब बेचा है, तो 65। तो इसका मतलब है हमने मार्केट से क्या किया, 2,000 शेयर्स जो है वो वापस ले लिए, 2,000 शेयर्स वापस रिपरचेज कर लिए। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि पहले 5,000 थे, तो 2,000 कंपनी ने रीपरचेज कर लिए, तो मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने रहे, 3,000 शेयर्स। अब देखो ये, अब जैसे हमने ये बैलेंस शीट में शफलिंग की है यहाँ पे, तो ये ऐसे नहीं होना कि भाई फिगर्स हमने चेंज कर देना है, तो उसके पीछे लॉजिक्स जो है, जो सीन है वो क्या चल रहा होता है, हमने शेयर्स रीपरचेज कर लिए और बॉन्ड्स इशू कर लिए ताकि हमारे पास जो पैसे हैं वो पूरे हो जाए। जब शेयर्स रीपरचेज किए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपको फुली क्लियर हो गया होगा। तो ये एजम्पशंस भी मैं साथ साथ इसलिए लिखता आ रहा हूँ। ओके जी, नेक्स्ट अब हमारा जो मूव है वो क्या है, देखिए। अब मूव जो है हमारा वो यही है, जैसे हमने यहाँ पे कैश फ्लो को कैलकुलेट किया था 750 की, ये कैलकुलेशन सारी की थी, ये सारी हम वहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, सिर्फ प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईपीएस को फाइंड करेंगे, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, और माइनस टैक्स भी मैं यहाँ लिख लूँ, ये नेट इनकम का फिगर बन जाता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब ईबीआईटी तो हमारे पास सेम है, अंडर प्रपोज स्ट्रक्चर भी 37,500। अब इंटरेस्ट होगा हमारे पास, ठीक है, इंटरेस्ट अब हमारे पास कितना होगा वो हमने देखना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट का जो रेट है ये हमें क्वेश्चन में देखना है कि इसकी स्किप ना हो गया हो, बहरहाल हम देख लेते हैं। हाँ जी, है पड़ा, ये है जी, स्किप नहीं हुआ। डेट का जो रेट है वो कितना है, 8% है, यानी 8% पे उन्होंने डेट लिया है, यानी जब बॉन्ड इशू किए तो इन्वेस्टर को उन्होंने कितना रेट देना है, 8%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने 1,30,000 का डेट इशू किया है उसका 8% हमने इंटरेस्ट पे करना है, ये हमारे पास बन जाता है 10,400। तो ये इंटरेस्ट पे हो गया 10,400, बट देर आर नो टैक्सेस, टैक्स नहीं है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं वो क्या हो गए, 5,000 की बजाय 3,000 हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि 2,000 शेयर्स कंपनी ने रीपरचेज किए हैं। तो ये हमारे पास फिगर्स कितना बन जाएंगे जी, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 37,500 माइनस 10,400, ये है जी 27,100 डिवाइडेड बाय 3,000।
अर्निंग पर शेयर अब देखें हमारे पास यहाँ पे यूज ऑफ डेट से कितना होगी, 9.033, 9.033। ठीक है, तो ये उसके पास है जी अर्निंग पर शेयर, अगर फर्म जो है प्रपोज कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अब जो मिस ब्राउन है उसके पास क्योंकि 100 शेयर्स हैं इस कंपनी के, ठीक है, तो उसकी जो अर्निंग्स है या कैश है वो कितना हो जाएंगे, 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 9.033। ठीक है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, $903 अप्रोक्सीमेट, यानी हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो ये है जी हमारे रिक्वायरमेंट बी कि उसका जो कैश फ्लो है अंडर प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर वो क्या होगा। इसको आप रिपीट भी कर लें, what will Miss Brown's cash flow be under the proposed capital structure of the firm? Assume that she keeps all 100 of her shares। ठीक है, तो आपने देख लिया ऑल इक्विटी में उसका कैश फ्लो 750 था, और जो मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी था यानी कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट था, लिवरेज फर्म थी, तो उसमें क्या था, उसका 903 आंसर आ रहा है। अब थर्ड में है, अब जरा इस बात को आपने गौर से समझना है, इंपॉर्टेंट है। सपोज स्टार डज कन्वर्ट, यानी जो स्टार कंपनी है वो अपने आप को नए कैपिटल स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट कर लेती है, बट मिस ब्राउन प्रेफर्स द करंट ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर, लेकिन वो चाहती है कि मेरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 100% ऑल इक्विटी पे रहे, लेकिन कंपनी क्या है, कन्वर्ट हो रही है 40-60 वाली रेशो पे, क्योंकि वहां पे उसकी जो अर्निंग्स पर शेयर है वो बढ़ गई है। अब शो हमने क्या कराना है, हाउ शी कुड अनलीवर हर शेयर्स ऑफ स्टॉक टू क्रिएट द ओरिजिनल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बताना ये है कि वो खुद अपने आप से ये कैसे सारा कुछ काम मैनेज कर सकती है कि उसका सेम ओरिजिनल कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो कैश है या उसके जो अर्निंग्स है वही पे आ जाए। ठीक है, तो ये होता है होममेड लेवरेज से। तो ये अब देखें कि हम स्टेप्स जो है ना वो कैसे लेते हैं, यानी कंपनी कन्वर्ट हो जाए लेकिन क्या है, फर्म कन्वर्ट हो जाए लेकिन इंडिविजुअल जो है शेयर होल्डर वो कन्वर्ट ना हो। ये है जी हमारे पास रिक्वायरमेंट 3। फर्म गोज लिवर्ड, यानी प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर पे वो आ गई, बट मिस ब्राउन वांट टू बी अनलिवर्ड। राइट जी, अब देखें उसको ये सारा जो है ना वो प्रोसेस कैसे करना होगा। अब जरा गौर से देखिए, मैं ये रिक्वायरमेंट 3 जो है स्टेप वाइज करूँगा। स्टेप 1 उसने क्या करना है, ठीक है, अपने पास जो उसके 100 शेयर्स हैं वो क्या करेगी, अपने पास से 40% जो शेयर्स हैं यानी 40 शेयर्स आप कह लें वो बेच देगी। वो क्या करेगी, बेच देगी। सोल्ड 40%, यानी जो डेट की रेशो है उस हिसाब से सोल्ड 40% शेयर्स ऑफ लिवर्ड फर्म, क्योंकि अब जो जिस कंपनी के इसने शेयर्स लिए हुए हैं वो तो एक लिवर्ड फर्म है जिसने 60-40 वाले रेशो को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब उस लिवर्ड फर्म के 40% शेयर्स वो बेच देगी, क्योंकि उसके शेयर की प्राइस क्या है एट 65। तो देखें यहाँ पे 40% शेयर्स, क्योंकि उसके टोटल 100 शेयर्स थे, 40 शेयर्स क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे। ठीक है, कितने के हिसाब से, 65 के हिसाब से। जब बिकेंगे तो ये क्या करेगी, इसके पास टोटल अमाउंट बन जाएगी 2600। अब ये बेचने से कैश उसके पास आ गया। ठीक है, अब वो क्या करे, स्टेप 2 खुद से ये क्या करे, लेंड कर दे, लेंड $2600 एट
8% इंटरेस्ट रेट, एट 8% इंटरेस्ट रेट। अब अगेन ये हमारी एक एजम्पशंस थी कि मैं आपको ले चलता हूँ इस एजम्पशंस पे कि जो मार्केट के अंदर इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं, ठीक है, ये देखें इंडिविजुअल्स 0.9 पे, इंडिविजुअल्स एंड कंपनी कैन बारो और लेंड एट द सेम रेट, यानी लेंडिंग करें या बारो करें वो एक तो कर सकते हैं और दूसरा क्या है एट सेम रेट कर सकते हैं। तो ये वैसे इन रियल ऐसा नहीं होता, बहरहाल ये हमारे पास अनरियलिस्टिक कुछ है। तो अब ये जो है ना हम क्या कर रहे हैं बेसिकली लेंडिंग कर रहे हैं 8% पे, यानी हमने किसी को उधार दे दिया। अब अगर हम किसी को उधार दे देंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा। उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा जब हम उधार देंगे। तो कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा, देखिए 2600, इसका हम क्या करेंगे 8% ले लेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी। ये बेसिकली क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट इनकम। ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है $208। ये हमारी क्या है, इंटरेस्ट इनकम। अब दूसरी तरफ अगर देखें स्टेप 3 पे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास टोटल शेयर्स कितने थे, टोटल शेयर्स वर 100, तो 40 शेयर्स तुमने बेच दिए। तो अब हमारी कंपनी जो है उसमें हमारे जो शेयर्स हैं वो कितने रह गए, 60। तो हमें जो डिविडेंड मिलेगा वो भी 60 शेयर्स के हिसाब से मिलेगा। डिविडेंड इनकम इन लिवर्ड फर्म, ठीक है। अब डिविडेंड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें उसकी जितना टोटल अर्निंग्स है वो सारे की सारी डिविडेंड है। अब उसकी जो टोटल अर्निंग्स हैं, यानी अगर हम अर्निंग पर शेयर के हिसाब से लिखें तो उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो कितना थी, 9.03। यानी एक शेयर के पीछे अर्निंग हो या बहुत सारे शेयर्स के पीछे अर्निंग हो, हमारा शेयर कितना है, 60% है, ठीक है। यानी 60 जो है ना वो शेयर्स हैं उसका उस कंपनी के अंदर, ठीक है। इसको हम फर्दर भी कैलकुलेट कर लेते हैं एंड ये आप देखें, इसको मैं पहले टोटल कर लेता हूँ, कैलकुलेशन ही कर रहा था। देखो अगर मैं कहूँ कि टोटल मेरी अर्निंग्स कितना है, टोटल अर्निंग्स तो कितना है, देखें पर शेयर अर्निंग ये है और मेरे पास कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं टोटल वो कितना है, 3000 शेयर्स हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं उसी से भी कर सकता था, ठीक है। तो अब टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएंगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9.03 इंटू 3000, तो ये बनेगा 27,090। अब ये जो अर्निंग्स हैं डिविडेंड के तौर पर सबको जाना है, यानी ये 3000 शेयर होल्डर्स में सारे की सारी डिवाइड हो जाना है। अगेन देखो मैं बात को कहाँ पे ले आऊंगा, अगर 27,000 जो 90 टोटल अर्निंग्स हैं ये कितने शेयर्स के लिए हैं, 3000 शेयर्स के लिए। देखो 27,090 जो अर्निंग्स हैं हमारे पास, ये कितने शेयर्स के लिए, 3000 शेयर्स के लिए। तो हमें कितने शेयर्स के लिए अर्निंग्स चाहिए, 60 शेयर्स के लिए। तो अगर आप इस फैक्टर को देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, अर्निंग पर शेयर ही है ना। अर्निंग पर शेयर करके हम डायरेक्टली उसको क्या कर लेते हैं, फिर 60 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस बंदे का, उस पर्सन का शेयर आ जाएगा अर्निंग्स के अंदर जो इन्वेस्टर है। तो वही अर्निंग्स उसकी क्या है, इज इक्वल टू डिविडेंड है, ठीक है। होपफुली आपको ये जो मिथ थी समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया यहाँ पे। मैं इंडिविजुअली पहले कर रहा था, मैंने सोचा कि शायद आपको ये समझ ना आए, तो फिर टोटल अर्निंग्स और जैसे यूनिटरी मेथड के थ्रू मैंने कैलकुलेट किया कि उस इन्वेस्टर की अर्निंग्स कितना बनती है और वो अर्निंग्स किस चीज़ के इक्वल है, डिविडेंड, ठीक है। तो 9.03 इंटू 60 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 541.8 है। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, 542 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, अपने आप को इक्विटी यानी 100% क्या रखा,
यानी इक्विटी की तरह, यानी इक्विटी कंपनी की तरह, और अपने जो लेंडिंग थी उसको अलग कर दिया अपने शेयर्स में से। तो अब उसकी जो टोटल अर्निंग्स हैं इस तरह के वर्कआउट करने से, होम मेड लेवरेज से, स्टेप 4 पे आप देख लें, टोटल अर्निंग्स 208 प्लस 542, जब आप इसे टोटल करेंगे तो ये वही बनेगा $750, जो 100% लाइक 100% ऑल इक्विटी फर्म था, जो ओरिजिनल कैपिटल स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो यानी वो अपने कैश फ्लोज को देखो उसने कैसे मैनिपुलेट किया होम मेड लेवरेज के थ्रू, कि मैं भी वैसा ही कर लूँ जैसे कंपनीज करते हैं, क्योंकि ये मुझे चीजें अलाउ कर रही थी, एजम्पशंस की बेस पे था। तो इसका मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे मेन जो फोकस था वो मैटर नहीं करता, कि यानी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो अपने आप को होम मेड लेवरेज के थ्रू कैपिटल स्ट्रक्चर का जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर सकता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर इस वजह से इररेलेवेंट है यहाँ पे, कि वो उसका कोई इसमें यानी वो नहीं है कि हम लेवरेज के थ्रू हम उसकी वैल्यूज जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये फोर्थ इंफॉर्मेशन है, यूजिंग योर आंसर टू पार्ट सी एक्सप्लेन व्हाई स्टार्स चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट, यानी वो इररेलेवेंट क्यों है। तो आपको इसका भी आंसर हम बता देते हैं जी कि क्यों है इस तरीके से। कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट, ये मैं लिख देता हूँ आपको, ये है जी रिक्वायरमेंट फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर इज irrelevant because stockholders can create their own leverage, वो अपनी ओन लेवरेज क्रिएट भी कर सकते हैं, यानी जैसे हमने यहाँ लैंडिंग की है हम उधार ले भी सकते थे, और अनलेवर्ड, जैसे हमने अभी अनलेवर्ड किया अपने आप को, लेवरेज को खत्म किया था, लोन्स को अनलेवर्ड किया था, टू क्रिएट द पे ऑफ, यानी जो वो वेल्थ चाह रहे हैं, एज डिजायर्ड, regardless of capital structure, the form actually chosen, फर्म एक्चुअली जो भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करे, जो इंडिविजुअल है, इन्वेस्टर है, वो क्या कर सकता है, यानी स्टॉक होल्डर जो है खुद से ही अपनी लेवरेज क्रिएट कर सकता है, और अनलिवरेज यानी अपने आप को कर सकता है, अनलिवर्ड भी कर सकता है, और अपने डिजायर्ड पे ऑफ क्रिएट कर सकता है, चाहे जो भी फर्म पे कैपिटल स्ट्रक्चर हो। राइट जी, तो यहाँ पर आज हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। होपफुली आपको डिफरेंट जो कंसेप्ट